जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, आपका 2 एग्जाम रहने वाला है मेरे भाई। 20 से 21 अप्रैल से स्टार्टिंग होगा दोस्तों। ठीक है, चांसेस पूरे पूरे हैं, तो आप लोग तैयारी भी उसी प्रकार से आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के राज्यपाल या वायसराय थे? बताइए दोस्तों। इसमें वीडियो में मैं आपको इस मॉडल पेपर में एक प्रकार का आपका मॉक टेस्ट समझिएगा, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट प्लस रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो डी ऑप्शन आपको टिक करना है। यहां पर वो तक्षशिला और अवंती उज्जैन के क्या थे? राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली के किस शासक ने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये चर्चित रहता है और एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, बीच बीच में ऐसे फैक्ट मिलते रहेंगे आप लोगों को। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोट की मस्जिद का निर्माण मियाँ भोइया ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था गौरी के कहने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोट के कारण मृत्यु हुई थी? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो आपको ये डेली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। देखो, मैथ की क्लास 7 बजे आती है और 8 बजे आपका पूरा मॉक टेस्ट, एक प्रकार का मॉडल पेपर। ठीक है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग, तो क्या आंसर रहेगा? तो जितने भी स्टूडेंट एबक टिक करें यहां पर भी दोस्तों, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत किस अनुच्छेद का वर्णन है? दोस्तों, किस अनुच्छेद में ये उच्च न्यायालय की रीट जारी करने का रहता है? दोस्तों, यहां पर दोस्तों उच्च न्यायालय की बात करी जा रही है। अगर दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय, यहां पर लिखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है मेरे भाई, उनके जो रीट जारी करने की शक्ति रहती है वो अनुच्छेद 32 आपको टिक करना है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत उत्पादित करने की उत्पादन की इकाइयां किसके बराबर होती हैं? बताइए इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा ये औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्न में से किन नदियों के एक किस पर एक अवस्थित है, ये कहने का क्वेश्चन बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में सोना कहां से लाते थे? ये शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा है, एनटीपीसी में भी ये वाला क्वेश्चन। तो ये कर्नाटका से लाते थे, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तांबा कहां से प्राप्त करते थे हड़प्पा के लोग? खेतड़ी, ओमान और बलूचिस्तान से। चांदी कहां से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा कहां से प्राप्त करते थे? ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन कहां से प्राप्त करते? अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान और हरियाणा। तो ये कुछ जगह हैं जहां से ये सभी प्राप्त करते थे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं मेरे भाई? बताइए। देखो, जीके जीएस आपका 40 नंबर का आएगा मेरे भाई। कितने? 40 नंबर का। मैथ आपका 30 नंबर का, रीजनिंग आपका 30 नंबर का। ऐसे मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के मेरे भाई। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 90 मिनट मिलेंगे। तो ये पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है मेरे भाई। अब एग्जाम की डेट बहुत नजदीक है, इसी मंथ से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। गिने चुने 15 से 20 दिन बचे हुए। आज तो 31 मार्च है, कल से 1 अप्रैल स्टार्ट है। ठीक है, तो आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए। अगर आपको दोस्तों सही वाकई में सिलेक्शन लेना, वाकई में दोस्तों सी ऑप्शन पहले टिक कर लो। वाकई में दोस्तों अगर आपको अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन लेना तो डेली क्लास अटेंड करो। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 50 याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपको याद रख लेना है मेरे भाई। ठीक है, आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 11, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है मेरे भाई? बताइए इसका आंसर। तो ये नहर मेरे भाई लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कहां आयोजित की गई थी? ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, अब पेशेंस बनाए रखने क्योंकि अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट आ चुका है टाइम एंड वर्क का, एकांतर दिन वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ए किसी कार को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 28 दिन में करता है। फिर वो कह रहे हैं वो एकांतर दिन तक काम करते हैं और शुरू कहाँ से करते हैं, बी से। यानी पहले दिन बी काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए, फिर वापस बी आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर वापस बी, फिर ए, ऐसे काम चलेगा। तो पहले ए किसी काम को मेरे भाई 24 दिन में कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ बी उसी काम को मेरे भाई 28 दिन में कर रहा है। अब इनसे कटने वाला आपको नंबर एज्यूम करना है मेरे भाई, ठीक है। अब इनसे कटने वाला आपको नंबर एज्यूम करना है। क्या एलसीएम हो सकता है इनका, यहाँ से आप इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लीजिए, 4 कॉमन ले लेते हैं अपन, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, तो 7 छंग 42, 42 4 दूनी 8 और 4 छंग 16, 168 एलसीएम आएगा इसका। 168 टोटल एलसीएम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनकी कैपेसिटी यानी क्षमताएं निकालेंगे। तो 24 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा 24 की टेबल से, तो यहाँ पे 24 सत्ते 168 ही होता है, 24 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। और ये 28 की टेबल से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 28 पंचे 140 होता है, ठीक है। तो ये 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी की क्षमता भी आ चुकी है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। पहले दिन आएगा बी काम करने, फिर ए आएगा, फिर वापस बी आएगा, फिर ए आएगा, ये एक प्रोसेस चलनी है। तो बी किस क्षमता से आएगा, 6 की क्षमता से, और ए आएगा 7 की क्षमता से, फिर बी 6 की क्षमता से, फिर बी ए 7 की क्षमता से। तो इनके 2 दिन का काम अपन को निकालना अगले पेज पर। देखो दोस्तों, 2 दिन का काम निकलेगा। इनके 2 दिन का काम कितना आएगा, इन दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो रही है मेरा, ये देखेंगे आप, 7 5 12 13, टोटल क्षमता कितनी 13 हो रही है, ठीक है, 13 हो रही है। अब आपको दोस्तों काम कितना है दोस्तों, 168 है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 13 गुणा 12 कितना आता है मेरे भाई, 13 गुणा 12 156 आता है। तो आपको 12 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 24 दिन में कितना काम हो रहा है मेरे भाई, 156 काम हो रहा है। अभी भी दोस्तों कितना काम बाकी है, 168 तक पहुँचना है, यानी 12 काम बाकी है। अब किसकी बारी है दोस्तों, वापस कौन आएगा दोस्तों, आप देखेंगे वापस बी आएगा दोस्तों। बी किसकी क्षमता से, 6 की क्षमता से आएगा। तो 6 काम और कर लो, 1 दिन का काम और जुड़ जाएगा इसमें भी। तो कितने हो गए, 25 दिन, और 25 दिन में कितना काम हो चुका, 162। अब कौन आएगा, अब काम करने आएगा ए काम करने आएगा, और ए की क्षमता कितनी 7 है और काम है 168। तो ये कितना हो रहा है, 169, और एक काम ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखो, समझने की कोशिश करिएगा, अब समझने की कोशिश करिएगा। 25 दिन में कितना जो काम करने आएगा मेरे भाई, उसकी क्षमता आपको ऊपर, जितना काम बच जाता है वो उतना काम आपको ऊपर लिखना है। देखो 162 काम है, ठीक है, 162 काम हो चुका है, और बचा कितना रहा है, देखो वहां पर है कितना 168, बचा कितना 6 काम बचा हुआ। जो बचता है वो काम ऊपर लिखा जाता है, समझ लो। और जो करने आएगा उसकी क्षमता नीचे लिखी जाती है, यानी 7। और 7 किसकी क्षमता है, ए की क्षमता है, क्योंकि ए काम करने आएगा। तो ये आंसर आपको किस वाले ऑप्शन दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन में डी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। एक बीच में फैक्ट है, उसको निपटा देते हैं। अशोक के कुछ शिलालेख दे रखे हैं। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का आयोजन किया जाता है, 14वें शिलालेख में धम्म के प्रसार के लिए, और 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन। ये 13वां शिलालेख डबल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाउल कट डैश राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है, चलिए बताइए। तो ये त्योहार मेरे भाई मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का वर्गीकरण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है ना मेरे इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन है मेरे भाई, यहां पर ही लिख लो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का प्रकाशन के बारे में बताया गया, ठीक है। एग्जाम में काफी चर्चित रहती है। और ये किसके दरबार में आया था मेरे भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा, ये आपको ध्यान में आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल दोस्तों आपको ये 7 वर्गों का इसमें उल्लेख है, 7 समाज के, ठीक है, भारतीय समाज के, मतलब भारतीय 7 समाज के वर्गों का उल्लेख दिया गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल से मिलता है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। तो इसका उदाहरण दोस्तों किस काल से मिलता है, गुप्त वंश से मिलता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गण से संबंधित थी मेरे भाई, बताया था ना दोस्तों, समुद्रगुप्त दोस्तों जिसको लिच्छवी देहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो पिता थे ना चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से शादी करी थी दोस्तों, ठीक है। तो उनका एक पुत्र था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन पर है, बजट 2026-27 से ऋण से जीडीपी अनुमानित 2026-27 में कितने रहने का अनुमान है, शानदार क्वेश्चन है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 55.6%। अगला क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर के समूह से पहले अक्षर का समूह से संबंधित है, शानदार क्वेश्चन है। ये आ रहा 12, और यहाँ पे देखो 12 और 4 यानी -8 देखने को मिला है।
तो यहाँ पर भी -8 करो, 15, 15 में 60 करो 7, और 7 पे क्या आता है, जी आता है, तो एक ही ऑप्शन है जी पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जी आएगा, समझ में आ गया दोस्तों, और जी से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? बेहतरीन क्वेश्चन है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो ये मेरे भाई आपको टिक करना है दोस्तों, ये 48U है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक बीच में फैक्ट है, उसको भी फटाफट से निपटा देते हैं अपन लोग। ठीक है, त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला पिटक का नाम क्या है मेरे भाई? सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश और प्रवचन शामिल हैं। दूसरा पिटक है विनय पिटक, जिसमें मठवासी नियम है, भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित है। और तीसरा है दोस्तों अभिधम पिटक, इनमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्यवस्थाएं, व्याख्याएं और सिद्धांत शामिल हैं। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेने मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, पूरा बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, निश्चिंत रहें आप लोग। निम्न में से किस वर्ष में भील विद्रोह हुआ था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी आदिवासी विद्रोह हुए थे दोस्तों, उनके नेताओं के नाम बहुत पूछता है, तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर करना है। तो ये विद्रोह 1818 में हुआ था। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डैश के बराबर होता है। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है मेरे भाई, ये किसके बराबर होता है? ये दोस्तों जीडीपी माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है मेरे भाई, बताइए दोस्तों। आप प्राथमिक की जगह आप तृतीयक क्षेत्र कर लो, ठीक है, क्योंकि आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र आपका सही जवाब आएगा, ये तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उससे पहले एक फैक्ट आया, उसको भी निपटा देते हैं। गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, इससे बाहर शायद ही पूछे। इनके दोस्तों आपको खाली वो और पूछ लेगा कि इनके कौन कौन से बौद्ध मठ कहाँ कहाँ हैं, इनके नाम और पूछ लेता है। ठीक है, तो पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था गौतम बुद्ध ने, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों 29 वर्ष की आयु में होती है। कहाँ पर होती है? उरुवेला बोध गया, बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। यह भी पूछा जाता है। इनको मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर यूपी में होती है, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, और जिस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेने आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, चोल काल के दौरान डैश को ब्रह्मदय प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, इसके अकॉर्डिंग टिक करना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के शासनकाल के राजस्व मंत्री थे? ये भी क्वेश्चन काफी चर्चित रहता है, चलिए बताइए। और वो दोस्तों अकबर के नवरत्नों में भी शामिल है, बताइए दोस्तों। राजा टोडरमल, ये वही टोडरमल है दोस्तों। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तब महाराणा प्रताप को दोस्तों मनाने के लिए भेजा गया था अकबर के थ्रू दोस्तों। ठीक है, तो भगवंत दास वगैरह, टोडरमल है ना, मान सिंह वगैरह, ये गए थे दोस्तों। और उन अकबर की सेना का तब नेतृत्व मान सिंह ही कर रहे थे। ठीक है, खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, काफी चर्चित रहता है टॉपिक। 1527। ठीक है, 1526 में कौन सा हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध, आप लोगों को पता ही होगा, पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट युद्ध। ये वही पानीपत का युद्ध है दोस्तों, जिसमें दिल्ली का पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 100% फिक्स से आएगा आपके एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये तो जिन पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, वो तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। इसने इक्ता प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा। ठीक है, और आपको क्या देना है? सिक्कों पर टक्सल नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिन पे मैं 2-2 स्टार लगा रहा हूं, वो अच्छे से शरबत बना के घोट के पी लेने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। जीतल टका की मुद्रा चलाई थी, दिल्ली को पहली बार। अब ये वो क्वेश्चन है जो अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया। ये 3 स्टार लगा देता हूं। तुर्क ए चैलगन, यानी 40 सरदारों का गठन किया था इसी ने। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा लिखवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, इसने दोस्तों आरामशाह को झूठ के युद्ध में हरा दिया था। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए केएनयू द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 28। सिंधु घाटी के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो ये तांबे और टीन का मिश्रण दोस्तों आपको कान से देखने को मिलेगा। यहां पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? बताइए। तो इसका आंसर बांसुरी, ये बांसुरी बजाते मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 578 है, जो लागत मूल्य से 34% अधिक है। यदि 10% का लाभ है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब देखो, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 34% अधिक है, तो हमारे पास 3 चीजें, कॉस्ट प्राइस,
सेलिंग प्राइस और एमआरपी। दोस्तों अगर आपको अच्छे से करना है ना तो आज मैंने 7 बजे क्लास अपलोड करी है गणित की, वो जरूर अटेंड करना है मेरे भाई। जिसकी भी गणित कमजोर है, जिससे गणित के क्वेश्चन नहीं बनते, वो उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना, 100% अच्छा स्कोर जाएगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए जो अभी अभी रिसेंटली पूछे गए 2026 में। तो चलो दोस्तों, 100 रुपये का सामान था, 34 रुपये अधिक किया, यानी 134 पर अंकित किया है। ठीक है, आपको 10% का लाभ दे रखा। अब वो कह रहा है कि आपको छूट प्रतिशत पूछा है, तो आपको इस 578 का कोई यूज ही नहीं है, ये गुमराह करने के लिए दिया गया बच्चों को दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितने की छूट दे रखी देखो मेरी, 24 की। किसके ऊपर? 134 के ऊपर। गलती मत कर लेना, गलत मत कर लेना, आपको वैल्यू प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, 2 की टेबल से 2 छंग 12, कितना बचेगा? 2 सत्ते 14, और 2 की टेबल से मेरे भाई कितनी बचेगा? 12 बार। तो यहाँ पे 1200 बट्टे 67, 1200 बट्टे में 67, यानी 67 से ये ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर तो एक बार ही जाएगा ये तो। 67 एकम 67, अगर ये एक बार जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे तो बी वाला और डी वाला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, 2 ऑप्शन बचे हुए। ठीक है, अगर मान लो ये एक बार जाता है तो कितना बच रहा है यहाँ पे देख लो, कितना बच रहा है? 33 यहाँ से बच रहा है, 20 वहाँ से, यानी 53 और 530 हो जाएगा। तो 60 मतलब 7 या 7 के समथिंग जाएगा, यानी 17.93 के समथिंग, 91 के समथिंग ये आंसर आने वाला है। सी वाला, सी वाला बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। ठीक है, ये आएगा आंसर, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फैक्ट आया बीच में, उसको निपटा लेते अपन। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 स्थान कहाँ पे घूमी? दक्षिण कोरिया। रट लेना, इंपॉर्टेंट है। दिनांक आपको ज़्यादा पूछेगा नहीं, आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते मेरे भाई। कुल 24 पदक हैं, जिसमें 8 पदक सोने के हैं, 10 पदक रजत के हैं और 6 पदक कांस्य के हैं। दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करिए। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है ये बताइए। इसका आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। लिख लो यहाँ पे, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन होता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको व्यास दे रखा है, तो इसका त्रिज्या क्या होगी? इसकी आधी होगी, है ना, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2/3 एज इट इज़, पाई का मान 22/7 एज इट इज़, और त्रिज्या आपको 7 बार लिख लेनी, 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना 7 को। ठीक है, तो आप क्यूब भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी इससे ये गया। अब आपको पता है पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, आपको अब मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया, 154 और 7 दूनी 14, तो 14 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो, कितना आ रहा है? 14 चौके 56 की 6, कैरी 5, 14 पंचे 70 और 5 75 की 5, कैरी 7, और 14 एकम 14 और 7 21। आपको 3 से डिवाइड कर लेना है। आंसर लिख लो डिवाइड करके, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24, 718 पॉइंट के समथिंग आ रहा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक रेखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, आपको ये पता होना चाहिए, मैकमोहन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, अब देखो दोस्तों ये जो रेखाएं हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई थी दोस्तों, ये 1893 में खींची गई थी। भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी वो 1914 में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा खींची गई वो 1947 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष में हुआ था मेरे भाई? ये दोस्तों केरल के क्षेत्र में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, मालाबार तट एग्जाम में पूछता है। इसका आंसर बताइए, तो ये आपको 1921 और 1922 में देखने को मिलेगा। एक फैक्ट आया बीच में, निपटा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम क्या है? सभी महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण आदि, ये सारे इसके थीम से याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत को सशक्त बनाना। 76वें गणतंत्र 2026, इसकी थीम क्या है दोस्तों? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ये आपको कुछ थीम्स इंपोर्टेंट डेज की हैं, वो अच्छे से रट लेना है। निम्न में से किसने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया और जिन्हें एक आदिवासी नायक के रूप में जाना जाता है? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस्तर विद्रोह मेरे भाई 1910 में शुरू होता, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग कर लोगे क्या क्वेश्चन? एक दुकानदार किसी वस्तु पर X रुपये अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 55% की छूट देता है, फिर वो
छूट के बाद 50% 55% वेट लगाकर वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अंकित मूल्य कुछ रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन छूट उसने 55% की दी, तो सामान कितने पे 45% पे बेचा है। ओके रिपोर्ट है। फिर वो वेट लगा रहा है, वेट हमेशा जुड़ता है दोस्तों। मैंने हमेशा बताया आपको, 7 बजे वाली क्लास में भी बताया, गणित जब मैं गणित पढ़ाता हूँ दोस्तों, उसमें भी बताया वेट हमेशा जुड़ के रहता है। उसके बाद वो कितने में बेच रहा है, 486 में। ठीक है, अब इसको काट लो, 15 थे 45, ठीक है, तो 9 पंचे 45, 9 की जेल से काटो, 9 पंचे 45, 3 बचेगा, 9 चौक 36। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, देख लो भाई, कट रहा हो तो काट लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 5 की टेबल से इसको काटो, 5 की टेबल से 5 दिया 15, 5 अगन 5, और 5 की टेबल से ही जाएगा 20 बार। फिर देखेंगे 5 की टेबल से काटो इसको 4 बार। और कुछ बच रहा है क्या, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे ऑप्शन में दोस्तों, इसमें ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लग रहा है, ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रहा है, एक बार हटा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, अपन को अंकित मूल्य पर 55% की छूट यानी 45% पे यह सामान को बेचा है। फिर वो कह रहा है वेट लगा के दे रहा है, वेट लगा के दे रहा है, तो कितने पे 155 हो जाएगा भाई यहाँ पर तो। फिर यहाँ पर 100, उसके बाद कितने में बेच रहा है 486 में। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर अपन देख लेते हैं कुछ ऑप्शन में मिस्टेक होगा तो स्किप करेंगे। ठीक है, तो 9 की टेबल से 5 बार, 9 की टेबल से 9 पंजे 45, 3 9 चौक 36। फिर वापस अगर देखेंगे, अगर 5 की टेबल से इसको काटेंगे, 5 या 15, 5 अगन 5, 5 की टेबल से 20 बार, और 5 की टेबल से ये 4 बार। ठीक है, 100 चौके 400, 400, और इससे मतलब कुछ मिस्टेक लग रहा है दोस्तों इसमें। फिर आपको 54 मल्टीप्लाई 400 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। ठीक है, फिलहाल अगर आप लोगों के आंसर आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों आप सभी को बताया हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल ये ऑप्शन राम राय आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध निम्न में से किसके बीच में लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1760 में युद्ध हुआ था, ये युद्ध 1760 में हुआ था, याद रखना डेट। ये युद्ध दोस्तों ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ये एक फैक्ट है, बीच में निपटा देते हैं। बजट देख सकते हैं, ये सारा आप ये सारे याद कर लेना, ज्ञान का बजट कहा गया। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना, फैक्ट है। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे बजट वाला। ये सारे आप लोगों के लिए आज मेहनत करके लेके आए हैं दोस्तों, तो याद कर लेना ये सारे फैक्ट। आपको इसको बेकायदा पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से रिवीजन के लिए। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो चलिए बताइए, लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, बताएंगे। तो यहाँ पे गुप्त वंश आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। क्लास का अंतिम प्रश्न, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है मेरे भाई। इजी क्वेश्चन आप लोगों ने निपटा दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक फैक्ट और बचा हुआ दोस्तों जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुप्त काल में प्रमुख विभाग, सर्वाध्यक्ष किसको कहा जाता था, केंद्रीय सचिवालय के प्रधान को कहा जाता था। अग्रहरि किसको कहा जाता था, दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का अध्यक्ष अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें हर एक स्टूडेंट तक। आपके पास दिन बहुत कम बचे हुए मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आपके लिए मेहनत करना मैंने चालू कर दिया, आप लोगों को भी मेहनत करना चालू करना है। 7 बजे आपको मैथ की क्लास देखने को मिलती है और 8 बजे आपको मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इसकी पीडीएफ लेके रिवीजन में लग जाइए दोस्तों। बहुत कम दिन बचे हुए, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, आपके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इनको ग्रुप डी का एग्जाम भी करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद। और हाँ, एक और बात है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो चैनल पर। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।